हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, विश्वजीत रतोनिया पेशे से वकील हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और अभी जो किसान आंदोलन रहा तो बढ़ चढ़कर उन्होंने वहाँ पर हिस्सा लिया और किसानों की आवाज़ बने। इसके अलावा जो तमाम जो वंचित, शोषित और ऐसे जो दबे कुचले लोग समाज हैं, उनकी समाज में हैं, जो उनकी आवाज़ उठाते हैं। रतोनिया जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ में। और गतिमान ग्वालियर जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं आप, ग्वालियर शहर वाकई बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, स्मार्ट सिटी, और यहाँ की अगर बात करें तो हेलो अच्छी खासी तादाद युवाओं की, आप युवा हैं, क्या देखते हैं आप, क्या क्या पाते हैं, क्या वाकई जो परिदृश्य है वो बदला है? देखिए, सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने इस मंच पर आमंत्रित किया और जहां उपस्थित सभी साथियों का और जो हमारे मेहमान हैं इस शो के, उनका मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम करता हूं। और आपकी जो बहुत दिनों बाद ये शब्द सुना साहब, इसी पे ताली होनी चाहिए। हाँ। और आपकी जो पूरी टीम है आयोजन की, उसको मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए, जिस तरीके से आपने प्रश्न किया क्या बदला है स्मार्ट सिटी के तहत, और जो संवाद भी युवाओं की भागीदारी को लेकर है। स्मार्ट सिटी एक बहुत मतलब एक शानदार कंसेप्ट था, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट था। एक सपने के तौर पर देखा था कि यूरोप जैसे शहर हमारे देश में होंगे, अमेरिका जैसे शहर हमारे देश में होंगे, जो हाईटेक शहर होते हैं, चौड़ी चौड़ी रोडें होती हैं, साफ़ सुथरी रोडें होती हैं, पैदल चलने के लिए अलग फुटपाथ होता है, अच्छी शिक्षा उसके अंदर होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा। लेकिन क्या आज वर्तमान में 7 सालों के बाद भी, क्या आपने जैसे स्मार्ट सिटी का जिक्र किया, क्या मिला हमें 7 सालों के बाद? सिर्फ वही धूल उड़ती हुई रोडें। एक बार मैंने पोस्ट लिखा था कि ग्वालियर में 2 बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, क्या वो धूल उनकी शान है? सत्ता पक्ष के विधायक भी यहाँ, मंत्री जी यहाँ मौजूद थे। मैंने एक सवाल, बाल भवन में वो कार्यक्रम था, और प्रवीण पाठक जी भी मौजूद थे। मैंने प्रश्न किया था क्या आपकी शान है ये सड़कों पर धूल उड़ती हुई जो शान है? बिल्कुल। तो आपको लगता है कि यहाँ पे अभी बहुत सारी कमियां हैं। अच्छा, हम बात करते हैं कि ग्वालियर चूंकि एक बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर शिक्षा का बड़ा हब, हम एक शिक्षा के मंदिर में ही बैठे हुए हैं। तो इतने सालों में कहते हैं कि ग्वालियर एजुकेशन का हब है। तो हम देखते हैं कि जब न्यायालय की भर्ती निकलती है तो ऐसे युवा जिन्होंने MBA किया हुआ है, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो भी लाइन में लगे हैं कि एक चपरासी की, एक माली की नौकरी मिल जाए। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। 2017 में 2018 में हम लोगों ने इस पर वर्क किया था। असल में मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी है वो बहुत चरम पर है। जब हमने सरकारी आंकड़े निकलवाए थे तो हर 6वें घर में एक युवा बेरोजगार था और हर 7वें घर में एक शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार था, है ना। लेकिन जब हमने अपना सर्वे किया मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में, तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि मध्य प्रदेश के सभी शहरों में, जिलों में बेरोजगारी है जो चरम पर, और प्रत्येक घर के अंदर बेरोजगारी है ना। मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, या हमारा लोकल प्रशासन हो, यहाँ जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो सभी लोग जिम्मेदार हैं। असल में योग्यता के अनुसार रोजगार यहाँ पे क्रिएट ही नहीं हो रहे हैं, है ना। आप एक रिपोर्टर हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या कमी लगती है आपको, क्या होना चाहिए? चलिए, ये कमियां हो गई, लेकिन हम इन्हें किस तरीके से पटरी पर ला सकते हैं? कैसे एक बेहतर रोजगार का सृजन कर सकते हैं? बेहतर शिक्षा, जो गुणवत्ता शिक्षा की जो बात होती है, तो हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उस पर बेहद काम किया है, राज्य सरकार भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। तो कोशिश तो बहुत है, लेकिन फिर क्या लगता है कि कोई युवाओं में ही कोई कमी तो नहीं है कि कहीं वो उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते, या वो उनके भीतर वो जो नक्काशी होनी चाहिए शिक्षा के दौरान, वो कहीं कमी रहती है उसकी? देखिए, मैं इसे सरे से नकारूंगा कि युवाओं में कमी है, यहाँ के व्यक्तित्व में कमी है। असल में क्या है, अगर हमारे अंदर कमी होती, हमारे युवाओं में कमी होती, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का या बड़ी बड़ी जो ट्विटर है उनके CEO जो बड़े बड़े पोस्टों पे हमारे लोग नहीं होते, है ना। दुनिया में हमारे जो हमारा वर्क फोर्स है उसका बोलबाला ना होता, है ना। आप ये देखिए, सरकार हमेशा से देश के अंदर रोटी कपड़ा मकान की जरूरत महसूस की गई है, उसकी लड़ाई रही है। लेकिन वो रोटी कपड़ा मकान कैसे पूरा होगा? जब अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, रोजगार होंगे, व्यक्ति के जेब में रुपए होंगे, रोजगार से कमाएगा, जब भी तो खर्च करेगा, अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर इस देश के अंदर जो भी समस्याओं का हल है वो अच्छी शिक्षा है। क्या सिंधिया स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा
बहुत अच्छी और बात इस कही आपने। प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सिंधिया स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ट्विटर का सीईओ बनने के लिए योग्य है, लेकिन मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा क्या कलेक्टर बन सकता है, चपरासी बन सकता है इसलिए योग्य है, या इंजीनियरिंग करके कॉलेज में सिर्फ सेल्समैनी का काम करेगा? बात तो ये आती है ना। इसलिए सरकार की नाकामी है, इस पर बात होना चाहिए। सरकार अच्छी शिक्षा देने में नाकाम रही है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे पिछली सरकार हो, इस पर बात होना चाहिए। बिल्कुल प्रहलाद जी, हमारे एक आप इजाज़त दें तो बड़ा बिल्कुल सर। सर, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ज़माने में ये वामपंथी आंदोलन का भी ये एरिया एक बड़ा गढ़ होता था। यहाँ पर मुकुट बिहारी सरोज जी की कविताएं, ओजस्वी कविताएं, और उनके पुत्र जो हैं वो भी परचम और झंडा लेकर आगे बढ़े। मुझे ये बताइए कि आज ये भी सवाल देश में पूछा जाता है कि अपोजिशन उतना स्ट्रांग नहीं है। हमने पश्चिम बंगाल से वामपंथी दलों को जाते देखा, अब केरल उनका गढ़ रह गया है, और कहीं छिटपुट आप कभी पूर्वोत्तर में सुन लेते हैं, लेकिन अब समाप्त प्राय है। विचारधारा मुख्य तौर पर अब दो ही बची हैं, राजनीतिक विचारधारा। मैं विश करता हूं और राजनीतिक विचारधारा आए, ये देश गुलदस्ता है। लेकिन क्या वजह है, आप क्या देखते हैं, क्या राजनीति भी एक अब किसी रुमाल की तरह बड़ी सहजता से फोल्ड करके आदमी जेब में डाल लेता है, विचारधारा को भी जेब में डाल लेता है, इसीलिए जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसके खिलाफ कभी कोई बड़ा मूवमेंट हमने नहीं देखा? देखिए सर, मैं ऐसे समझता हूँ इस बात को, असल में इस देश के अंदर जो राजनीति है वो व्यक्ति विशेष की राजनीति ज्यादा चल रही है। विचारधारा की राजनीति इस देश के अंदर समाप्त हो चुकी है। ये हमेशा ही रही। आपके यहाँ ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में थे, भले ही आप वामपंथी विचारधारा से ना आते हो, नेहरू जी के इर्द गिर्द घूमती रही, इंदिरा जी के इर्द गिर्द घूमती रही, आज मोदी जी के इर्द गिर्द घूमती है। व्यक्ति तो हम शायद व्यक्तिपरक समाज हैं, तो व्यक्ति की बात तो होगी नहीं, उसके साथ साथ सर विचारधारा की भी बात होना चाहिए। कुल मिलाकर इस देश के अंदर शुरुआत से एक विचारधारा के लिए हमेशा लड़ाई हुई है, उसके अधिकारों के लिए हमेशा लड़ाई हुई है, वो समाजवादी विचारधारा रही है। एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा के लिए हम लड़े हैं, मैं भी उसके लिए शहर की सड़कों पर लड़ता हूं। और आपने जिस तरीके से कहा कि जो राजनीति में जो मतलब आपने प्रश्न किया था, जेब में फोल्ड हो गई है, वो राजनीति समेट गई है, जो देश में अपोजिशन समाप्त हो गया। देखो, अपने स्तर पे हर व्यक्ति लड़ रहा है। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लड़ रही है अपने स्तर पे। वामपंथी आज जितने बचे हैं देश के अंदर वो लड़ रहे हैं, केरला में लड़ रहे हैं, है ना, और अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। अभी शिक्षा का वो आया था, तो वो उनमें बहुत स्थिति उनकी बहुत अच्छी थी, है ना। देश के अंदर लड़ने वाले बहुत हैं। सौभाग्य की बात यह है कि राजनीतिक स्तर से हटकर, राजनीतिक पार्टियों से हटकर कुछ ऐसे लोग भी अब निकल के आ रहे हैं। हालांकि वो उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग हैं जो देश की सड़कों पर विपक्ष का काम कर रहे हैं, है ना। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ, बड़ा खुशी होता हूँ कि देश की सड़कों पर कम से कम मैं एक अच्छे विपक्ष का काम तो कर रहा हूँ, जो सरकार की जन विरोधी नीति है उनका विरोध तो कर रहा हूँ, है ना। क्या आप इससे सहमत हैं कि कोई भी विचारधारा जो बड़ी होती है, उस विचारधारा के साथ उसको सपोर्ट में एक नॉन पॉलिटिकल बड़ी एंटिटी, एक बड़ी पर्सनैलिटी चलती है? कांग्रेस के साथ गांधी थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ऐसा मानने वाले मानते हैं। समाजवादी पार्टी की जब ताकत बड़ी थी तो उसके साथ जयप्रकाश नारायण होते थे, वो उनके साथ चलते थे। आज कोई भी सोशल रिफॉर्मिस्ट लीडर हमें समझ में नहीं आता। क्या यही वजह है कि अब मुलायम जी पर हमारी श्रद्धा उस तरह से नहीं है, लालू प्रसाद जी पर नहीं है, अब उनके पुत्रों पर उम्मीद टिकी है? और यही वजह आप क्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में उठने वाला प्रचंड आंदोलन समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, ग्वालियर और आसपास का रीजन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ ना समाजवाद अपना परचम फहरा पाया, ना बहुजन अपना परचम फहरा पाया? देखिए सर, परचम तो फहराया है। अगर परचम ना होता तो बहुजनों की बात इस देश में ना हो रही होती, समाजवादी विचारधारा की बात इस देश में ना हो रही होती। मैं दो शब्दों में उत्तर दूंगा। देखिए, एक तरफ गोडसे के अनुयायी हैं और एक तरफ गांधी के अनुयायी हैं। हो सकता है गोडसे के अनुयायी ज्यादा भी शक्तिशाली हैं, लेकिन गांधी का दर्शन इस देश के अंदर मरा नहीं है, समाजवाद अभी जिंदा है, समाजवाद मरा नहीं है ना। आप जिस सोशल एक्टिविस्ट या सोशल लीडर की बात करें, हो सकता है अभी कोई लीड करने वाला ना हो, लेकिन उसका उत्तर ये है कि गांधी का दर्शन अभी जिंदा है, और उस गांधी के दर्शन से इस देश को एक बार फिर हम ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे जो हम सोचते हैं, चाहे वो अच्छी शिक्षा की बात हो, अच्छे स्वास्थ्य की बात हो, है ना सर। लेकिन क्या पूरी तरह गांधी पर ही निर्भर करेंगे आप? देखिए सर, असल में क्या है, गांधी का दर्शन एक ऐसा दर्शन है
जो इस देश को है ना उस मुकाम पर पहुंचा सकता है। गांधी के साथ और भी हैं, है ना, गांधी के साथ बाबा साहब का दर्शन भी है, जेपी का दर्शन है, लोहिया का दर्शन है ना। हो सकता है इनके अनुयायी कम हुए हों, लेकिन इस दर्शन से अभी उम्मीद है इस देश में अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लड़ने की। अच्छे कब तक आप अपनी विचारधारा पर टिके रहेंगे? क्या यहाँ मंच को आप विश्वास दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश जो बाइपोलर पॉलिटिक्स यानी दो दलों की राजनीति का गढ़ है, यहाँ अब तो कांग्रेसी ही डगमग हो रहे हैं? मितेंद्र जी को बहुत शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं उनको कि डटे रहें, अड़े रहें, चलते रहें। बड़ा कठिन है, ऐसे में आप समाजवाद का झंडा लेकर कब तक बीजेपी और कांग्रेस का ये मोहपाश आपको बचा के रखेगा, किनारे रखेगा? मैं मितेन जी को है ना मतलब अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूँ। असल में मितेन जी है ना रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। मैंने उनका देखा था, फूलबाग का उनका करना था, है ना, तो कम से कम इस देश में रोजगार की बात तो कर रहे हैं, है ना, जो इस देश की जरूरत है ना, उसकी बात तो कर रहे हैं, तो उनके लिए तो धन्यवाद है। और रही बात इस देश में मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ने की, समाजवादी व्यवस्था के लिए लड़ने की, तो सर बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं, बहुत सारे विपक्षी लोग हैं जो इस देश के अंदर इस देश को, भले ही वो समाजवाद के नाम पे ना लड़ रहे हो, लेकिन इस देश में अच्छी शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं, है ना। अभी अखिलेश जी ने ऐलान किया कि हम इतने लाखों, आंकड़ा मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, कि हम इतना रोजगार देंगे, है ना। तेजस्वी यादव बोले थे कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, बीजेपी भी वही बोली थी उसके बाद, है ना। तो कम से कम बात तो हो रही है ना। और यही बात विपक्ष में सड़कों पे काम कर रहे हैं, जो जिनका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, हम जैसे लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि देश के अंदर रोजगार तो होना चाहिए, स्वास्थ्य तो होना चाहिए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। किसानों के साथ में खड़ा रहा, चलिए आपको लगा कि किसान, बहुत शुभकामनाएं हैं। प्रहलाद, मैं कंक्लूडिंग सत्र के लिए एक आध प्रश्न के लिए आपको, और माफ कीजिए आपका काफी स्पेस मैंने ले लिया। एक पत्रकार की समस्या यही होती है कि उसके सवालों का जब सिलसिला शुरू होता है रोकना कठिन होता है उसको। जी मैं धन्यवाद दूंगा सर, क्योंकि आप एक प्रदेश के एक बेहतर जर्नलिस्ट और माने हुए जर्नलिस्ट, और आप नहीं सर, ये मैं इससे ना इत्तेफाकी रखूंगा। आप मुझे सिर्फ जिज्ञासु रहने दीजिए। जी धन्यवाद सर। मैं देखता हूँ विश्वजीत जी, चाहे कांग्रेस की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें, अभी प्रदेश की सियासत में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बेहद गरमाया हुआ था। इस पर आप 2 तारीख को भोपाल में भी गए, आपने प्रोटेस्ट भी किया। तो क्या अब इस वर्तमान परिदृश्य में आरक्षण की ज़रूरत है? क्या आरक्षण होना चाहिए? क्यों इस तरीके से आरक्षण को लेकर सियासत होना? क्या अभी लगता है लोगों को आरक्षण की ज़रूरत है? क्यों आप इस तरीके से इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं, सरकारों में आपस में तलवारें खिंच जाती हैं? क्या ज़रूरत है क्योंकि अब तो इस तरीके का माहौल बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, कम से कम आपने इस लायक तो समझा कि हम सड़कों पर उतर जाते हैं तो सरकारों में तलवारें खिंच जाती हैं। देखिए, और जहाँ तक आरक्षण की बात है ना, बहुत अच्छा प्रश्न किया। आरक्षण एक तो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। अगर आरक्षण ना होता तो इस देश के दलितों को और वंचितों को भागीदारी के मिल पाती, आप इस बात पर सोचिए, है ना। अगर आरक्षण नहीं होता तो आज हम वही व्यवस्था में होते जो आज़ादी से पहले की व्यवस्था थी, शोषित वाली, पीड़ित वाली। कई संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ आरक्षण नहीं है ना, वहाँ पूरा प्रतिनिधित्व हो पाया। क्या सुप्रीम कोर्ट में दलित और पिछड़े आदिवासी जज उस मात्रा में बन पाए जिस मात्रा में उनकी आबादी के हिसाब से होना चाहिए थे? क्या हाई कोर्ट, जितने हाई कोर्ट हैं उनमें बन पाए? वहाँ आरक्षण नहीं है। जितनी सरकारी वकीलों की, मैं वकील हूँ, सरकारी वकीलों की जितनी लिस्टें आती हैं उसमें एक जाति विशेष का कौन प्रभाव होता है, इस बात पर बात होना चाहिए। इसलिए आरक्षण जरूरी है ना। रही बात ओबीसी आरक्षण, इस विषय पे थोड़ा सा जनता के बीच जाना चाहूंगा कि उनकी क्या राय है, क्योंकि ये ऑडियंस है, जनता है, सब जानती है। तो प्लीज एक माइक वहां तक पहुंचाया जाए और जनता से कुछ, आपसे कुछ प्रश्न जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो आपसे कर लेते हैं, वो क्या राय रखते हैं इस विषय पर। हम एक ही प्रश्न एंटरटेन कर पाएंगे, क्योंकि हम फिर कुशवाहा साहब की तरफ बढ़ेंगे। लायक सिंह कुशवाहा साहब हमारे बीच में हैं जी। लेकिन मैं अपनी बात भी कह दूं, आरक्षण तब तक बहुत आवश्यक है जब तक गैर बराबरी है। और हम ये महसूस करते हैं कि चाहे वो आर्थिक असमानता की बात करें या दूसरे बिंदुओं की बात करें, ये एक संवेदनशील मसला है और ये बहुत इस तरह की चर्चा या इस तरह की बातचीत तक किसी समाधान पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगा। और बहस में हमेशा मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जीतने की ही प्रवृत्ति होती है। इसलिए इस विषय को बहुत संवेदनशील नज़रिए से हम देखें। जी, एक सवाल, बस एक सवाल और फिर हम कंक्लूड करेंगे इस सत्र को।
जैसे विश्वजीत भाई ने जैसे सन ने पूछा कि इस देश में आरक्षण अभी भी वर्तमान व्यवस्था में जरूरी है कि नहीं है, तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि जो आरक्षण एक जरूरी है, और इस देश में जो चल रहा है कि एक तो कहती है कि एक क्वेश्चन और होना चाहिए कि सामने आता है जब से बीजेपी आई कि धर्म खतरे में है, कि लोकतंत्र खतरे में, आखिर धर्म खतरे में या इस देश का संविधान खतरे में? ये भी एक क्वेश्चन होना चाहिए। जी देखिए, आपका ना बहुत अच्छा प्रश्न है। असल में ना धर्म खतरे में, मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर धर्म खतरे में है। खतरे में है गरीबों के अधिकार, वंचितों के अधिकार, उनकी भागीदारी। इस देश के अंदर रोजगार, शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान, इन बातों को पहले रखा जाना चाहिए, ना कि धर्म की बातों को। धर्म हमारा निजी विषय हो सकता है, लेकिन इस देश के लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य बेहद जरूरी है। और रही बात, आपने कहा कि धर्म खतरे में है या संविधान खतरे में है, तो मैं आपसे एक बात ही कहना चाहता हूं कि इस देश के लिए सर्वोपरि जो है वो इस देश का संविधान है। और इस देश के संविधान है तो इस देश की सारी व्यवस्थाएं, इस देश की व्यवस्थाओं में वो एक लौता ऐसा ग्रंथ है, एक लौता ऐसी किताब है जो इस देश के गरीबों को, वंचितों को अधिकार प्रदान करता है, अच्छी शिक्षा की बात करता है, अच्छे रोजगार की बात करता है, अच्छे स्वास्थ्य की बात करता है। आप अगर प्रश्न पूछ पा रहे हैं तो आप धर्म की वजह से नहीं, सिर्फ संविधान की वजह से पूछ पा रहे हैं, और ये संविधान आपको अधिकार देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। विश्वजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद।